दोस्तों, हमने लास्ट पार्ट में जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने जो भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास यानी इंडियन इकोनॉमिक्स जो आपके पास है उसके 21 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात की थी। क्लियर है? और मैंने आपको बोला था आप फटाफट से उन्हें याद कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो। ऐसे इसके भी हम बनाने वाले और इसमें जो है हम 18, ठीक है, जिसमें 17 नॉर्मल क्वेश्चंस होंगे और 18वां डिफरेंस सेक्शन होगा। ठीक है, डिफरेंस ज्यादा है इस वाली बुक में। ठीक है, तो वो हमें बनाने हैं। तो 18 क्वेश्चंस करने हैं और ये क्वेश्चन आपको फटाफट से याद कर लेने, काफी आसान से क्वेश्चन है। ठीक है ना? बट याद रखना जो ज्यादातर क्वेश्चंस आएंगे इस बार, ठीक है, वो थोड़ा घुमा के ही आएंगे। ठीक है ना? तो थोड़ा सा तैयार रहना अपने आप में। ठीक है, सबसे पहला देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या बनता है जो काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। 2017 में शायद ये आया था जहां तक मुझे ध्यान है। ठीक है, और उसके बाद से अब तक ये आया नहीं है, तो इसके चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं आने के। पहला क्वेश्चन आपका है कि यह मानते हुए कि निवेश में वृद्धि यानी डेल्टा आई इक्वल टू आपको कितना दिया, 800 दिया है। ठीक है ना? और सीमांत भोग प्रवृत्ति यानी एमपीसी, एमपीसी इक्वल टू 0.8 है। तो गुणक की जो प्रक्रिया है, ठीक है ना, उसको समझाना है। तो क्वेश्चन जो बनेगा ना बच्चा, देखो आइटम जो अमाउंट है, जो फिगर है वो चेंज हो सकती है, मगर पूछेगा आपसे कि गुणक की प्रक्रिया को समझाओ, है ना? तो गुणक की प्रक्रिया आपको अच्छे से समझानी आनी चाहिए। ये क्वेश्चन आपको करना है, ये आपका बुक में भी है। और जहां बुक TRजन की बुक का खासकर बताया था, जहां बुक का एंड हो रहा है, जहां बुक का एंड हो रहा वहां पे भी क्या है इसके बारे में भी बता रखा पीछे। ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन इस टाइप का आपको करना ही करना है। ठीक है, वैसे तो बुक के बीच में मिल जाएगा आपको। तो इसमें लिखा हुआ है यह मानते हुए कि निवेश में वृद्धि 800 करोड़ है और सीमांत भोग प्रवृत्ति जो है 0.8 है, तो निवेश गुणक की जो प्रक्रिया है उसको समझाना है। दूसरा, स्थिर विनिमय दर प्रणाली और नम्य विनिमय दर प्रणाली के गुण और दोष, ये आपको अच्छे से रट्टा लगाना है क्योंकि ये ऐड हुए हैं। तो जो चीज ऐड होती है उसमें से पूछने के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। ठीक है ना? तो दूसरा ये हो गया। तीसरा चौथा पांचवा, ये 3 क्वेश्चन जो है ये कॉमन क्वेश्चन है, ये शुरू से इंपॉर्टेंट हमेशा हर साल बने थे, हैं और हमेशा ही बने रहेंगे। ठीक है, इनमें क्वेश्चन किस टाइप से आएगा, जैसे मुद्रा के कार्य, केंद्रीय बैंक के कार्य और सरकारी बजट के उद्देश्य। अभी तक देखो बहुत टाइम पहले तक अगर आप बात करो ना, मैं 3-4 साल पहले की बात करूं, तो क्वेश्चन सीधे भी आया करते थे कि मुद्रा के कार्य लिखिए, सरकारी बजट के उद्देश्य लिखिए, या फिर केंद्रीय बैंक के कोई 3 कार्य लिखिए, ऐसे लिखा आता था। बट अब तो ऐसा नहीं आता ना। आपको पता है आजकल ट्रेंड क्या चलता है, आपको जैसे स्पेशली पूछ लेगा कि मुद्रा में हस्तांतरण कार्य को समझाइए, हस्तांतरण कार्य पूछ सकता है। वो बोलेगा क्या नाम है, इसमें पूछ सकता है आपसे, जैसे मान के चलो मुद्रा माप की इकाई, तो उसको पूछ सकता है। ऐसे इसमें क्या सरकार का बैंक हो गया, इस टाइप की चीजें जो भी हैं वो उसमें पूछा जा सकता है। इसमें आपके जितने भी इसके उद्देश्य हैं उसमें किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर पूछा जा सकता है। इसका मतलब आपको सारे के सारे पॉइंट्स याद करने पड़ेंगे, जितने भी उद्देश्य हैं, जितने भी कार्य हैं इनके, वो आपको अच्छे से पढ़ने हैं, ताकि अगर मान लो कोई स्टेटमेंट आई, अब वो स्टेटमेंट पढ़ के आपसे पूछा जाएगा पहले बताओ ये कौन सा कार्य है, ये केंद्रीय बैंक का कौन सा कार्य है। अगर आप कार्य ही नहीं पहचान पाए, बात समझो ना, तो जो उसके बारे में बाद में डिफाइन करोगे क्या कर पाओगे। इसलिए आपको कार्य पहचान तभी पाओगे आप जब आप क्या करोगे, उसको अच्छे से पढ़ के आओगे, उसको अच्छे से पढ़ोगे। तो यहाँ भी एक भी कार्य नहीं छोड़ना, नहीं यहाँ पे कोई कार्य छोड़ना, यहीं पे एक बार अच्छे से उद्देश्य कार्य इनके पढ़ लेने। समझ में आ गया? तो 3 जनरल क्वेश्चन है जो कि आपको हमेशा हर साल पढ़ने होते हैं। डन। उसके बाद कल्याण के सूचकांक के रूप में जो सकल घरेलू उत्पाद होता है, जो जीडीपी होता है, उसके महत्व को क्या कम करता है, यानी क्या चीज लोअर द सिग्निफिकेंस ऑफ जीडीपी एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। यानी इसने बोला जीडीपी वेलफेयर वाला जो क्वेश्चन आता है ना, जीडीपी और कल्याण, उसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस आपने पढ़े थे, कुछ अपवाद, कुछ एक्सेप्शंस आपने पढ़े थे। कितने पढ़े थे? टोटल नंबर ऑफ एक्सेप्शन कितने थे? 4 थे यहाँ पे। ठीक है ना? गैर मौद्रिक लेन देन, बाह्यताएं, इस टाइप की चीजें पढ़ी थी ना, तो वही आपको चारों के चारों पढ़नी है। याद रखना मैं क्या बोला, 4, जिसमें से गैर मौद्रिक लेन देन और बाह्यताएं सबसे ज्यादा पूछा जाता है पेपर में, सबसे ज्यादा इनके ऊपर क्वेश्चन आता है। स्टेटमेंट लिख देगा। अब बताओ, अभी रिसेंटली क्वेश्चन आया था, जैसा आप बताऊं तो आपके एमसीडी वालों ने एक पार्क बनाया है, आपके नगर निगम वालों ने पार्क बनाया आपके सामने, बताओ उसके बताओ क्या पॉजिटिव और नेगेटिव, क्या पॉजिटिव एक्शनलिटी होगी, क्या नेगेटिव एक्शनलिटी होगी, मतलब क्या पॉजिटिव बाह्यताएं, नहीं धनात्मक बाह्यताएं और ऋणात्मक बाह्यताएं क्या होगी। गैर मौद्रिक लेन देन के ऊपर भी आ चुका है। ठीक है ना? जीडीपी का जो वितरण है उसके ऊपर आना रह रहा है, उसके ऊपर रह रहा है क्वेश्चन। ठीक है ना? तो आप चारों के चारों पढ़ लेना अच्छे से, किसी के ऊपर भी आ सकता है या पूरा भी पूछ सकता है। डन। या तो ये क्वेश्चन ऐसा आएगा, तो या फिर ऐसे भी पूछा जाता है कहीं बार, जैसे खासकर बड़े शहरों में पेट्रोल और डीजल कारों की जो बिक्री है वो लगातार बढ़ती जा रही है। बड़े शहरों में जो पेट्रोल और जो डीजल है उनके कारों की बिक्री लगातार बढ़ती जा रही है, तो इसको जीडीपी और कल्याण पर इसके प्रभाव को समझिए। यानी घुमा फिरा के पूछ सकता है यार। अभी मैंने पार्क वाला क्वेश्चन दिया, डीजल पेट्रोल वाला आ गया, है ना? तो क्वेश्चन कैसे भी फ्रेम हो सकता है। तो ये काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना? इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है।
ठीक है, मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट दे रहा हूँ, उसमें भी ये मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाते हैं जो स्टार्टिंग के ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आईएमपी, ठीक है ना। देन आय के संतुलन स्तर को निर्धारित करने वाले दो वैकल्पिक तरीके क्या है? ऐसे कौन से दो तरीके हैं जो कि आय के संतुलन स्तर को क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं? अब आधे बच्चों को तो क्वेश्चन ही नहीं पता इसका मतलब ये होता क्या है, ठीक है, ध्यान से सुनो, और ये कैसे संबंधित है, ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो अगर ध्यान से रखो ना, वो दो तरीके क्या है, देखो दो तरीके हैं, एक तो AD बराबर AS, अब याद आ गया होगा, ठीक है, और दूसरा तरीका क्या आपका I बराबर S। ये दो तरीके हैं जिससे संतुलन का स्तर जो है ना निर्धारित किया जाता है, ये दो तरीके हैं, तो ये पढ़ना आपको। अब इसमें आपको ध्यान होगा, आपके पास क्वेश्चन क्या आता है, एक ऐसी सिचुएशन जहां पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा होती है, या फिर एक ऐसी सिचुएशन जहां पे एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा होती है एग्रीगेट डिमांड से, उस सिचुएशन को समझाओ, है ना। या किस तरह से पढ़ सकते हो, जब आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है किससे, सेविंग से, या फिर सेविंग ज्यादा होता है इन्वेस्टमेंट से, ठीक है, इस सिचुएशन को समझाओ। तो ये सिचुएशन आपको सारी पता होनी चाहिए, याद रखना, ये इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है सारा। दोबारा बोल रहा हूँ, आय के संतुलन स्तर को निर्धारित करने वाले दो वैकल्पिक तरीके क्या हैं, वो दो तरीके ये हैं, दो अल्टरनेटिव वे यही वाले हैं। अब इसमें देखो ऐसे भी आ सकता है ना कि बताओ अगर अर्थव्यवस्था में आपका निवेश ज्यादा और सेविंग यानी बचत कम है, तो इस स्थिति को समझाइए, आ सकता है ना। अरे कॉपी में लिखवाया भी है, और आप अपने क्या नाम है प्लेलिस्ट में जाओगे इस चैप्टर के, तो उस चैप्टर में भी मैंने SI और ये ADS वाले क्वेश्चन कराए हैं, जब ज्यादा कम ज्यादा हो जाते हैं, क्लियर है। तो ये आपको अच्छे से पढ़ने हैं, स्टार्टिंग के 7 क्वेश्चन ये हो गए हैं, अब मात्र अब कितने रह गए, 11 क्वेश्चन रह गए। तो सामने देखना दोस्तों, थोड़ा लाइट का दिक्कत हो गया, लाइट चले गई है, ठीक है ना, तो थोड़ा बहुत साफ नहीं आ रहा होगा तो भी देख लेना, ठीक है थोड़ा। हाँ, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें से लिखा हुआ है दोहरी गणना की समस्या क्या होती है, ठीक है ना। दोहरी गणना की जो समस्या है उसको समझाना है और दोहरी गणना की समस्या को दूर कैसे किया जा सकता है वो बताइए, समझ में आ गया। देन उसके बाद है आय विधि, व्यय विधि और मूल्य वृद्धि विधि संबंधी सावधानी, ये आपको याद करना है। इसमें से जो है ना मूल्य वृद्धि और व्यय विधि पूछा जा चुका है, आय विधि नहीं पूछा गया, याद रखना। तो कोशिश करो तीनों ही पढ़ लो, भरोसा थोड़ा ना वैल्यू एडिड क्या होता है दोबारा पूछता है, नहीं जो मूल्य वृद्धि विधि है दोबारा भी तो पूछ सकता है, तो इसलिए तीनों के तीनों पढ़ लेना इसको। उसके अलावा दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रवाह को समझिए, दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रवाह को समझिए, तो ये काला ये जो पोर्शन है ये इंपॉर्टेंट बन जाता है इस बार के लिए। और साथ में जो बन रहा है इसका वो ये वाला बन रहा है, आय के चक्रीय प्रवाह के चरण, 3 चरण होते हैं, कितने चरण होते हैं, 3 चरण होते हैं, वो तीनों चरण यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, समझ में आ गया। तो ये दो तो इंपॉर्टेंट बन जाते हैं इस लाइन में, और ये साथ ही लगे हाथ आपको ये भी पढ़ लेना है, ठीक है, कि चक्रीय प्रवाह का महत्व क्या है। तो चक्रीय प्रवाह का महत्व आप लगे हाथ पढ़ लेना, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बन रहा है बच्चा वो ये बन रहा है, ठीक है ना, कि दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रवाह को समझाइए, और दूसरा आय के चक्रीय प्रवाह के चरण क्या है, समझ में आ गया। देन उसके बाद बचत वक्र से उपभोग वक्र, यानी सेविंग कर्व से कंजम्पशन कर्व, और उपभोग वक्र से बचत वक्र, यानी कंजम्पशन कर्व किससे, बचत सेविंग कर्व उससे। देखो दोबारा बोल रहा हूं, बचत वक्र से उपभोग वक्र, यानी बचत से क्या निकालना है, उपभोग, यानी सेविंग से कंजम्पशन कर्व बनाना है, या फिर उपभोग वक्र से बचत वक्र, या कंजम्पशन से या फिर क्या बचत यानी सेविंग वक्र, है ना। तो उसको प्राप्त करने के लिए जो चरण होते हैं, जो स्टेप्स होते हैं वो लिखने, और उनको रेखा चित्र के द्वारा में मतलब रेखा चित्र से भी समझाना है इसको, समझ में आ गया। किससे, सेविंग से कंजम्पशन कैसे निकलता है, और कंजम्पशन से सेविंग कैसे निकलता है, समथिंग दिस दैट, है ना। तो बचत से उपभोग वक्र और उपभोग से बचत वक्र प्राप्त करने का जो ग्राफिकल एंड ऑल वे में समझाने का जो तरीका वो अपने आप लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, कोई भी एक आ सकता है। उसके अलावा मांग आधिक्य, मांग आधिक्य में आपने स्फीति का अंतराल पढ़ा हुआ है, ठीक है, अभावी मांग जिसमें आपने अस्फीति का अंतराल पढ़ा हुआ है। तो ये कॉन्सेप्ट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें मांग आधिक्य के अंदर आपका स्फीति का अंतराल हो गया, और अभावी मांग में क्या आप अस्फीति का अंतराल पढ़ लेते हो, ठीक है, किसे कहते हैं, तथा मांग आधिक्य तथा अभावी मांग, जिसमें जिसको आप ये बोल सकते हो स्फीति का अंतराल तथा अस्फीति का अंतराल की जो समस्या है उसको दूर करने के राजकोषीय उपाय, जो कि टोटल नंबर ऑफ कितने उपाय हैं, 4, चारों पता होने चाहिए, ठीक है। और मौद्रिक उपाय में भी 2 तरह के हैं, ठीक है, एक तो मात्रात्मक और एक गुणात्मक, ठीक है ना। तो इस टाइप के आपको फिर यहाँ पे फर्दर्स के पॉइंट्स है, तो ये आपको सारे पढ़ने हैं। अब ये पेपर में किस टाइप से आएगा वो भी समझो। देखो पेपर में ऐसा आएगा लिखा हुआ कि पहले तो बोलेगा कि अस्फीति का अंतराल क्या होता है, समझा दो, है ना, या फिर जो स्फीति का अंतराल पूछेगा। उसके बाद बोलेगा कि बताओ कैसे अस्फीति के अंतराल को खुले बाजार की क्रियाओं द्वारा सही किया जा सकता है, कैसे इसको रेपो दर के द्वारा सही किया जा सकता है, कैसे इसको आरबीआई से उधार लेके सही किया जा सकता है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन बोल देगा, समझ में आ गया। तो अच्छे से तैयार करना, ये क्वेश्चन भी कुछ नहीं छोड़ना, याद रखना कुछ नहीं। उसके अलावा चालू खाते तथा पूंजी खाते के घटक क्या होते हैं ये आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। उसके अलावा विदेशी विनिमय की मांग तथा विदेशी विनिमय की जो पूर्ति होती है उसके स्रोत यानी सोर्सेस क्या है,
क्वेश्चन नंबर 15, अल्प रोजगार संतुलन क्या होता है? देखो पूर्ण रोजगार तो आपको पता है, आपको याद करके जाना है अल्प रोजगार संतुलन क्या होता है और बेरोजगारी की प्राकृतिक दर क्या होती है। ठीक है, अब ये बेरोजगारी की बात करें तो उसमें 4 तरह की बेरोजगारी आपको पढ़नी होती है, आपको याद होगा। कौन कौन सी बेरोजगारी पढ़ाई थी? जैसे एक तो था आपका फ्रिक्शनल संघर्षात्मक, एक था संरचनात्मक, एक था ऐच्छिक, एक था अनैच्छिक। तो ये 4 बेरोजगारी है आपके पास, तो ये चारों के चारों आपको अच्छे से पढ़नी है। बट यहाँ पे जब प्राकृतिक दर के अंदर पूछता है तो 2 तरह की बेरोजगारी की बात होती है, एक संरचनात्मक और एक संघर्षात्मक। संरचनात्मक और संघर्षात्मक, ये 2 बेरोजगारी की बात करें तो ये प्राकृतिक के अंदर आती है। क्लियर हो गया? बाकी वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री को भी आपको अच्छे से पढ़ के चले जाना है साइड बाय साइड, ठीक है ना, कहीं वो ना पूछ ले। तो बेरोजगारी आपको पढ़नी है, जिसमें प्राकृतिक दर के बारे में पूछेगा तो 2 है, संरचनात्मक और संघर्षात्मक। ठीक है ना। चलो, तो कितने क्वेश्चन हो गए? 15 क्वेश्चन हो गए। मात्र 3 क्वेश्चन और रहते हैं, उनको भी अच्छे से कर लेते हैं, क्या क्या हमारे पास आएगा। तो अगले 2 क्वेश्चन देखिए। ठीक है, एक इसके बाद रोज क्या नाम है उसका, डिफरेंट सेक्शन रह जाएगा बस। ठीक है, 18वां क्वेश्चन। ठीक है, 17 क्वेश्चन तक देख लीजिए पहले फटाफट से। अब हमारे पास देखो क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, वाणिज्य बैंक द्वारा मुद्रा निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। वो भी एक काल्पनिक संख्यात्मक उदाहरण सहित, यानी एक एग्जांपल आपको देना पड़ेगा। तो इस टाइप का आप कर सकते हो, या ऐसे पूछ सकता है। ध्यान से देखिए नीचे, एक संख्यात्मक उदाहरण का उपयोग करते हुए व्याख्या करें कि जब आप आरक्षित जमा अनुपात, यानी मान लो CRR, आरक्षित जमा अनुपात यानी CRR में कमी करते हो तो कमी किस प्रकार एक बैंकिंग प्रणाली की साख निर्माण की शक्ति को प्रभावित करता है, या कमी के लिए आ सकता है या वृद्धि के लिए आ सकता है ना। तो इसमें आपको किसी भी एक, या तो कमी के ऊपर पूछ लेगा या तो वृद्धि के ऊपर पूछ लेगा। ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखना है ये क्वेश्चन को। ठीक है, इसमें हिंट दे देता हूं आपको। जैसे मान लो आपको पता है कि जो मुद्रा गुणक होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/CRR। ठीक है ना, नॉर्मली देखे तो ये आपका फॉर्मूला है 1/LRR, है ना। बट यहाँ पे CRR की बात करें ना, जो आरक्षित जमा अनुपात, तो उसको कहते हैं CRR। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला वही लगेगा। अब इसमें क्या करना, मान लो अगर आप इसको 10% मानते हैं, सपोज करो, तो परसेंट का देखो, परसेंट आओगे तो 100 नीचे आएगा तो कहां चला जाएगा? ऊपर। तो 100/10, यानी अगर आप 10% का रेट रखते हो तो वो 10 टाइम्स गुना, अगर आप 500 रुपए जमा करोगे तो 500 का 10 गुना कितना होता है? 5000 बना देगा। 50,000 रखोगे तो 5 लाख बना देगा, यानी 10 गुना बनाएगा। अब मैं इसी रेट को अगर मान लो पहले कम करके देखता हूँ, 5% करके देखता हूँ, तो 100 पर चला जाएगा डिवाइड बाय 5, तो ये 20 गुना बनाएगा। इसका मतलब रेट कम होने पर जो क्रेडिट क्रिएशन होता है, यानी जो साख निर्माण होता है, वो बढ़ जाता है। रेट कम होने पर साख निर्माण बढ़ रहा है। और एक बार रेट बढ़ा के देख लो आप चाहे तो। आप ये क्या नाम है, 5% या 20% करके देखो, तो ये क्या आ जाएगा? 100/20, 20×100, तो ये 5 गुना बनाएगा। इसका मतलब रेट बढ़ने पर जो साख निर्माण की जो शक्ति है ना उसकी, वो कम हो जाती, पावर कम हो जाती है। किसकी? जो कमर्शियल बैंक की जो क्या है, साख निर्माण की पावर है। ठीक है ना, तो उसने बोला रेट के क्या होने पर, रेट के कम होने पर ज्यादा हो जाती है, और रेट के ज्यादा होने पर क्या होता है? कम हो जाता है। तो ये इस टाइप का समझाना पड़ता है न्यूमेरिकल एग्जांपल से, कोई भी एग्जांपल लेके। समझ में आ गया? उसके अलावा मुद्रा क्या है, मैंने मुद्रा की पूर्ति नहीं पूछा, वो सबको पता है। मुद्रा की पूर्ति के बारे में सभी बच्चों को पता होता है। यहाँ पे जो पूछा जा रहा है मुद्रा क्या है और मुद्रा की पूर्ति। अब यहाँ पे मैंने पूर्ति लगा दिया, यानी पूर्ति यानी उसके घटक बताओ। यानी M1 के अंदर जो 3 चीजें आती थी, जनता के पास करेंसी, वाणिज्य बैंकों की मांग जमाएं और रिजर्व बैंक की अन्य जमाएं, वो 3 चीजें यहाँ पे आती है। बट अगर मान लो क्वेश्चन में ये ना पूछे आपसे, मुद्रा की पूर्ति के घटक ना पूछे, वो बोले मुद्रा के घटक बताओ, मुझे तो मुद्रा के घटक चाहिए, आप क्या बताओगे? तो मुद्रा के घटक में बताना, आप लिख लो चाहे तो। ठीक है, इसमें नोट आ जाएंगे, सिक्के आ जाएंगे, जो बैंक के जो चेक होते हैं वो आ जाएंगे, बैंक के ड्राफ्ट आ जाएंगे, बैंक ड्राफ्ट। ठीक है, और जो आपके क्या बोलते हैं उसे, पेमेंट्स, बैंकिंग बोलते हैं, पेमेंट्स बोलते हैं, वो मनी बोलते हैं शायद, है ना, इलेक्ट्रॉनिक मनी, वो आ जाएगा इसमें। तो मनी आ गया आपका, बैंक के चेक आ गए, बैंक ड्राफ्ट आ गया, ठीक है, कॉइन आ गया, और साथ में क्या आ गया? आपके नोट आ गए। समझ में आ गया? वो मुद्रा के घटक में लिख सकते हो आप। हम मुद्रा की पूर्ति में तो M1 आपको पता ही है, होते नॉर्मली एक ही है। ठीक है, सबके सब। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है। अब रहता है 18वां क्वेश्चन, फटाफट से नोट डाउन कर लेना जो मैंने लिखवा दिया आपको। तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जो आपका ही ये है। ठीक है, लाइट का इश्यू था इसलिए मैंने वो वीडियो रोक दी थी। ठीक है ना, तो अब देखो यहाँ पे क्या है, पॉइंट नंबर जो हमारा 18 है, लास्ट क्वेश्चन, वो हमारा डिफरेंस सेक्शन है। जो कि पहला क्या है, सकल और शुद्ध निवेश में अंतर क्या होता है, ये आपको पढ़ना है। उपभोग वस्तुएं और पूंजीगत वस्तुओं में अंतर, अंतिम वस्तुएं और मध्यवर्ती वस्तुओं में अंतर। ठीक है ना, उसके अलावा स्वायत्त मदे और समायोजक मदे क्या होती है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन और मूल्यह्रास। ठीक है, ये क्या होता है? ठीक है, घरेलू मुद्रा की मूल्य वृद्धि और मूल्यह्रास क्या होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नहीं, अगर इंग्लिश में बोलूं तो रिवैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन,
एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन, ये 4 कॉन्सेप्ट है, आपको अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है ना। उसके अलावा वास्तविक जीडीपी और मौद्रिक जीडीपी क्या होती है, साथ ही साथ राजस्व व्यय तथा पूंजीगत व्यय, राजस्व प्राप्तियां तथा पूंजीगत प्राप्तियां, इसमें डिफरेंस पूछा जा सकता है, या फिर 2-4 आइटम लिख देगा और बोलेगा बताओ कौन सा राजस्व प्राप्ति का पार्ट है, कौन सा राजस्व व्यय का प्राप्ति पार्ट है, कौन सा पूंजीगत प्राप्ति का पार्ट है, कौन सा पूंजीगत व्यय का पार्ट है, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, तो ये पढ़ने पड़ेंगे अच्छे से। स्टॉक का प्रवाह में भी आ सकता है पूछने को, स्टॉक का प्रवाह की पहचान कीजिए, कौन सा स्टॉक और कौन सा प्रवाह है। उसके अलावा प्रेरित निवेश तथा स्वायत्त निवेश, कर प्राप्तियां, करेतर प्राप्तियां जिसको गैर कर प्राप्तियां भी कहते हैं, और भुगतान से तथा व्यापार से, इसको पढ़ लेना लगे हाथ, ठीक है ना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट पढ़ लेना, ठीक है। भुगतान से इसमें देखो मैंने एक वीडियो आपको ऑलरेडी दे रखी है कि ये कैपिटल अकाउंट का पार्ट होगा या करंट अकाउंट का पार्ट होगा, डेबिट में जाएगा क्रेडिट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्लेलिस्ट में आप जो है ना समष्टि अर्थशास्त्र की प्लेलिस्ट में देख सकते हो, ये वीडियो छोटी सी वीडियो मिल जाएगी, ये डेबिट क्रेडिट वाली, तो उसको अच्छे से करके जाना है। दूसरा, राष्ट्रीय आय घरेलू आय में शामिल होगा या नहीं होगा, ये क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है, इसकी भी वीडियो मैंने बना रखी है, बस साथ में आप देख सकते हो बुक में, ठीक है ना, बुक में मिल जाएंगे। और न्यूमेरिकल तो आपको करने तो ये प्रैक्टिस करिए, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करिए, इंक्लूड होगा या नहीं होगा इस टाइप से जो क्वेश्चन आता है, घरेलू राष्ट्र वाले या स्टॉक है या प्रवाह है या मध्यवर्ती अंतिम है, इस टाइप क्वेश्चन आता है ना, तो आपको अच्छे से करना है। डेबिट में जाएगा, क्रेडिट में जाएगा, चालू में जाएगा या फिर पूंजीगत में जाएगा, पूंजी वाला जो है, तो ये आपको अच्छे से रट्टा मारने हैं, याद रखना। आप कुछ वीडियोस आपको डायरेक्टली उसके अंदर मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पे आराम से आपको डेबिट गेट से रिलेटेड इस टाइप की वीडियोस मिल जाएगी, याद हो गया। प्रवाह वाला भी मिल जाएगा, और बोलो, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, आपके जो एग्जाम आ रहे हैं उसके लिए बेस्ट ऑफ लक है, ठीक है। आप अच्छे से एग्जाम करके आना, ठीक है। और हो सके तो बीच में मैं वीडियोस डालता रहूंगा, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तो मैं बहुत सारी वीडियोस लेके आऊंगा, ठीक है। तो आप उन वीडियोस को देखते रहना, ठीक है। चलो आप नोट डाउन कर लीजिए इन्हें।